शेड्यूल हमको दिया गया था मित्रों, फॉर्मेलिटी माफ कीजिएगा, हम सब हमारे बहुत पुराने परिचित हैं, पीयूष कंवर सर और मैडम और हमारे मित्र। तो आप लोग उन्हें आदरणीय मंच को अभिवादन करते हुए आप लोगों की ओर में मुखातिब हूँ। संक्षेप में अपनी बात इसलिए रखूँगा कि हमको आइडिया था, जब आपके आयोजकों ने, जो अभी शायद यहाँ पर नहीं है, उर्वशी गौतम ने, वो कहा था कि ये डिस्कशन होगा और ये थीम है, तो हमने कोशिश की थी कि कुछ लिख करके तैयार किया जाए ये मेन थीम पर, जो डिकोलाइजेशन ऑफ जनजातीय और बिरसा मुंडा के उलगुलान पर। लेकिन बाद में देखा कि वो राउंड टेबल का कुछ मामला आया, तो थोड़ा सा गांधी जी ट्वीट किए कि राउंड टेबल हमने इतिहास की दुनिया में गांधी जी के माध्यम से सुना था कि गोल मेज सम्मेलन हुआ लंदन में, तो गोल मेज में हम लोग बैठेंगे किसी कोने में, और पीयूष कंवर साहब हैं, मैडम है, जो मोटा संभालेंगे, जो यंग बुलेट है वो संभालेंगे। तो हम एक तरह से तानसेन की नहीं, कानसेन की भूमिका में रहेंगे और हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर देखा कि वही पैराडाइम में, वही माइक पर जाकर के बोलना है, तो जल्दी जल्दी हमने कुछ लिखा है और अपने इतिहास की बात कम और हमारे दिल की बात अधिक होगी। वो यह है कि इतिहास के विद्यार्थी के रूप में हम शब्दों पर बहुत ध्यान देने का कोशिश करते हैं, और हमको लगता है कि इतिहास के अच्छे विद्यार्थियों को शब्दों का जासूस होना चाहिए, और उस लिहाज से हम उलगुलान पर आवेंगे, बिरसा जी पर भी आवेंगे। तो ये जो एक जुमला चला रहा था कि जल जंगल जमीन ये हमको चाहिए, इस पर अधिकार छिप रहा था, वो हम लोगों ने संघर्ष किया, जीत लिए। अब आप देखिए कि जल जंगल जमीन में अकेला जमीन ही काफ़ी है, कोई वहाँ समुद्र तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ा वाटर बॉडी इसलिए जल बोलना पड़े, और जंगल तो जमीन पर ही होगा, तो अकेले जमीन ही काफ़ी था। तो ये जल और जमीन जंगल को क्यों जोड़ते हैं? बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को सोचना और समझना होगा। तो उसमें एक बात यह समझ में आती है मित्रों और लर्नर ऑडियंस, कि इतिहास का चक्र आप देखिए कि इतिहास किस प्रकार से मूव कर रहा है। ये एक बार एक स्टेटमेंट आया था झारखंड के किसी दैनिक में बड़ा प्रोमिनेंटली, रामजाल मुंडा का बहुत आदरणीय विद्वान भी रहे, हमारे यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी थे, उनका एक स्टेटमेंट आया, मैडम बनिया होने में आदिवासियों को 2000 वर्ष लगेगा। तो हम लोग क्योंकि विद्यार्थी जीवन में थोड़ा सा उलट पुलट के सोचने वाले हैं, तो हमने मुंडा साहब से पूछा, इसका मतलब है कि जो आज का बनिया है वो 2000 वर्ष पहले आदिवासी होगा। तो उसके बाद हमने सोचना शुरू किया, तो पूरी दुनिया का भी इतिहास देखिए, तो इतिहास में एक मान लीजिए कि जनजातीय कम्युनिटी है, वो थोड़ा सा मूव करता है, डेवलप करता है, तो वो रूरल सोसाइटी में आता है। हम आदिवासी शब्द का प्रयोग जानबूझ कर नहीं करते, कोई खास कारण है। तो जनजातीय समूह से आप देहाती समूह, देहाती समूह से नगरीय समूह, और नगरीय समूह से महानगरीय समूह में जाते हैं। ये साइकिल टाइप का चला आ रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो रिवर्सिबल नहीं है। शायद ही कोई का पगला टाइप का आदमी होगा जो मेट्रो जीवन में रच बस गया और लौट करके जनजातीय समुदाय में जंगल में चला गया। एक बार जो जंगल से निकल के देहात में आया, देहात से निकल के शहर में आया, और शहर से मेट्रो शहर में आया जहाँ दिल्ली चला गया, तो वहाँ से फिर लौट करके नहीं आता है। तो ये सर्किल काफ़ी पुराना है, ये आज का नहीं है। और ख़ास करके जो बिहार के लोग हैं हम लोग, अब हमारे सामने में हमारी वोकैबुलरी में कल भी आरा के और सारण के यानी छपरा के लोग थे, तो देखिए ऐसे कि ये आरा शब्द, चंपारण शब्द या देवरिया शब्द जो कहाँ से आया, ABCD जो है सब में जंगल लगा हुआ है। अरण्य से आरा बन गया, अरण्य से सारण बन गया, देवारण्य से देवरिया बन गया। इसका मतलब है किसी इतिहास के किसी फेज में ये सब जंगल रहे होंगे, अब तो नाम बच गया है। तो वो जंगल को तोड़ ताड़ करके वो खाली करके शहर बसाए गए होंगे या बस्तियाँ बसाई गई होंगी। तो ये चक्र चला आ रहा है, और यदि जंगल को खाली करना गुनाहगार है, तो सारे आरा छपरा देवरिया वाले लोग बहुत बड़े गुनाहगार हैं, क्योंकि वो गुनाह कर करके वहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग को जो मुंह में आया बोल दिया, उसको समझना होगा कि आखिर उसके पीछे राज क्या है।
तो हमारा जो अपना टेक है कि ये जो सिलसिला जो इतिहास चक्र है जनजातीय से लेकर के महानगरीय, अब महानगरीय से कुछ लोग जो है सो लंदन नगरीय या न्यूयॉर्क नगरीय चाहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इस सिलसिला को समझना पड़ेगा और बिरसा मुंडा साहब को या उरांव हो, मुंडा जनजाति हो, उसको वहीं पर लोकेट करना पड़ेगा। देखिए इतिहास में चाहे डॉक्टरी में जब तक हमें डायग्नोसिस बढ़िया से नहीं होता है तब तक इलाज नहीं करना चाहिए। खांसी का भी सिम्टम टीबी के सिम्टम से मिलता है, लेकिन हम टीबी के मरीज को कफ सिरप पकड़ा देंगे तो घातक होगा, और यह भी और भी घातक होगा कि बिना डायग्नोसिस के हम सीधे टीबी का इलाज शुरू कर दें। तो समझना पड़ेगा कि बीमारी क्या थी। तो इस चक्र में आप देखिएगा तो आपको दो बातें नजर आती हैं। अंग्रेजों ने जबरदस्ती और बहुत शीघ्रता से उन लोगों को वहाँ से हटाना शुरू किया जंगल से, या जो उनका प्रेशर पड़ा तो वो जो स्पीड का प्रॉब्लम था और प्रॉब्लम जबरदस्ती का था। क्योंकि हमारे यहाँ की जो सेंसिटाइजेशन हुआ एम.एस. श्रीनिवास के हम सब लोग पढ़े होंगे पुस्तकों को, तो सेंसिटाइजेशन में कभी जबरदस्ती का कंपोनेंट नहीं था। सब लोग स्वेच्छा से लिटिल कल्चर से लार्ज कल्चर में आते रहे। तो एक जबरदस्ती का जो कंपोनेंट था और स्पीड का कंपोनेंट था कि आज हटो, अभी हटो जंगल से, ये रिएक्ट कर गया। जो काम हिकमत यानी कि तरतीब से की जा सकती है उसको हुकूमत से करने का प्रयास किया गया और वहीं पर वो लोग रिएक्ट कर गए। यदि समझा बुझा करके जो हजारों साल का सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस था उसको फॉलो करते, उस प्रोसेस में क्या है, अब गणेश जी को ही लीजिए, गणेश जी की वंदना से ऋग्वेद नहीं शुरू हुआ जो हमारा सबसे पुराना साहित्य वो, या अग्नि देवता के से शुरू हुआ है। तो गणेश जी को कुछ लोग कहते हैं, एक जय जगन्नाथ वाले साहब आए हुए थे, जगन्नाथ भगवान के बारे में कहा जाता है कि सब ट्राइबल देवता थे, लार्जर हिंदू पेंसियन में उनको एकोमोडेट किया गया। तो उस प्रकार की कोई प्रक्रिया चलती तो धीरे धीरे जो लोग एकोमोडेट हो जाते। लेकिन अंग्रेजों के कुछ साजिश के कारण, उनकी लालच के कारण, हड़बड़ी के कारण वो रिएक्ट कर गया मामला और उन लोगों को हथियार उठाना पड़ा। तो ये एक समस्या है कि हम लोगों को उसको ध्यान देना होगा। और एक बात ये जो डीकोलोनाइजेशन पर बहुत सारी बातें हो जाती है, बड़े विद्वान वक्ता लोग हैं जिनका हम लोग सुनेंगे, तो चीज़ हम लोग इसमें करना चाहेंगे। जैसे एक शब्द है विद्रोह, हमको आश्चर्य लगता है कि रिवोल्ट का फोटोस्टेटी अनुवाद है विद्रोह। अंग्रेज लोग भी रिवोल्ट करते थे, हम लोग भी रिवोल्ट कर रहे हैं, कहीं न कहीं दाल में काला है। क्योंकि अंग्रेज लोगों ने काकोरी कॉन्स्पिरेसी कह दिया, हम लोग इसका अनुवाद कर दिया काकोरी षड्यंत्र कर रहे हैं। यूजीसी से परीक्षा आ गई कि अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल किस षड्यंत्र के भागी थे, और इन लोगों को षड्यंत्रकारी मान लिया जाए। तो उस हालत में शब्दों का चयन जो हुआ है विद्रोह का, यहाँ जो सोवियर कल हमको मिला उसमें से एक अपवाद छोड़ दीजिए, वो पता नहीं बाई डिफॉल्ट आ गया या कैसे आ गया, लेकिन विद्रोह की प्रतिध्वनि छपती है और ये गलत बात है। विद्रोह अंग्रेजों की निगाह में थे हमारे लोग, बिरसा मुंडा हो, चाहे बुद्धू भगत हो, चाहे सिधो कानू, दानो मुर्मू, तो हम लोग को जो संघर्ष करना चाहिए या प्रतिरोध कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि जो इस पर सर बहस हुआ, जो सिलेबस बन रहा था, तो एक माइनर आते थे, तो हमने कहा कि विद्रोह की जगह पर हम लोग प्रतिरोध रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बड़ा हल्ला हुआ क्योंकि लुडाइट लोग अभी भी भरे हुए हैं सब जगह, वो परिवर्तन के बहुत एवर्स होते हैं। तो हमको फिर अध्ययन करके उनको बताना पड़ा कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लीजिए, तो जो अमेरिकन हिस्टोरियन है वो हमेशा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखते हैं, और जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है वो अमेरिकन रिवोल्ट लिखते हैं। तो घटना एक ही है, आपके निगाह में वो रिवोल्ट है और दूसरे की निगाह में वो युद्ध है, स्वतंत्रता का युद्ध है, संघर्ष कर रहे हैं। तो वो शब्दों के चयन में हम लोगों को शब्दों को सबसे पहले डीकोलोनाइज करना पड़ेगा। जो विद्रोह की जो परंपरा है वो हम लोग को उसको दूर करना चाहिए। और कभी हमारे साथी बता रहे थे, बिरसा मुंडा का जो डिस्कोर्स रहा, जो उनका युद्ध रहा, संघर्ष रहा, उसमें टोपी सब आया है। वो टोपी पहनाने के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट चलता है, कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। तो उसका भी इम्प्लीकेशन समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं।
कि कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। इससे बढ़ करके उनका एक स्टेटमेंट बहुत प्रचलित है छोटा नागपुर में, टोपी टोपी सब एक है। एक टोपी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स पहनते थे और वो टोपी जो फादर, माने अंग्रेजी वाला फादर नहीं, वो पूजा पाठ वाला फादर पहनते थे। तो उनका कहना था कि जो इसीलिए जब बिरसा मुंडा का संघर्ष हुआ, प्रतिरोध हुआ, तो चर्च भी टारगेट में थे। तो पादरी और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों को उन्होंने कहा कि टोपी टोपी एक है और इन दोनों से झारखंड को या छोटा नागपुर को मुक्त करना होगा। तो इस प्रकार की कुछ कुछ बातें हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे कि वो शब्दों को लेकर के हम लोग डिकोलाइजेशन कर रहे हैं या उस प्रोसेस में हैं, तो शब्दों का चयन हम लोग को सावधानी से करना होगा। और दूसरी बात ये कि पूरे इतिहास चक्र में देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि वो इकोलॉजिकल रिफ्यूजी है, चाहे मैक्सिकन पठार का मामला लीजिए या ऑस्ट्रेलिया का गिब्सन डेजर्ट हो या कालाहारी डेजर्ट हो, वहाँ पर सबका जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डेवलपमेंट हुआ है वो वही लोग हैं जिनको उपजाऊ जगहों से खदेड़ा गया। वहाँ पर वो आकर के पर्यावरणीय या इकोलॉजिकल शरण लेकर के वो इकोलॉजिकल रिफ्यूजी के रूप में लोग आए। तो पूरी दुनिया भर से इकोलॉजिकल रिफ्यूजी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में उन लोग आगे परेशानी में, क्योंकि पहले पठारों को कोई नहीं पूछता था। औरंगजेब के ज़माने में जागीरों के लिए जो आपस में झगड़ा हुआ था, उसमें झारखंड को जागीर किसको मिले, किसी को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि ये एग्रीकल्चरली बहुत नॉन प्रोडक्टिव इलाका था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हम लोग जानते हैं कि लोहे की, कोयले की, मैग्नीज की, बॉक्साइट की ज़रूरत हुई और यही था। तो पठारी इलाकों में ऑल ओवर द वर्ल्ड, बल्कि एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहेंगे कि आप जिस ज़माने में बिरसा मुंडा साहब का संघर्ष चल रहा था, लगभग उससे कुछ पहले चाइना में भी टैपिंग रेवोल्यूशन होता है। उसमें ये युआन हो सुआन कर करके उसके लीडर होते हैं, उनको भी आप देखिएगा सर, वो भी शुरू में किसी मिशनरी स्कूल के प्रोडक्ट है। मिशनरी स्कूल में उनको जो नई दुनिया की जो जानकारी मिली उसको लेकर के आए और फिर वापस अपने चाइनीज सिस्टम को लेकर के आगे बढ़े। तो जो इंग्लिश एजुकेशन था उसका असर हम लोग जानते हैं कि कॉलोनाइजेशन के चक्कर में पूरी दुनिया को लोगों ने छेक लिया था, लेकिन ज़बरदस्त प्रतिरोध दो ही जगह से हुआ, भारत से और चाइना में। तो चाइना में भी जो लोग उपेक्षित थे उनका जो संघर्ष हुआ, तो उसमें भी एक क्लू हम लोग को मिलता है कि इंग्लिश ज्ञान से कुछ कान और आंखें खुलती थी और उसका असर अंग्रेजों के खिलाफ भी हुआ है। तो वो एक कुछ कंट्रीब्यूशन टाइप का हम लोग मान सकते हैं कि उन्होंने आंखें खोल दी और आपका मानसिक स्थिति को व्यापक किया। तो उसका भी असर हम लोग को बिरसा का जो कार्यक्रम है, जो उनका संघर्ष है, विद्रोह नहीं कहेंगे, उनका संघर्ष कहेंगे, उसको देखना होगा। मैंने संक्षेप में दो निवेदन को दोहरा करके मैं अपना आसन पकड़ूंगा। एक तो यह है कि शब्दों के चयन में सावधानी रखनी होगी, और दूसरा ये किसी भी फिनोमेना को हम लोग को जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट होता रहा है उसी के आईने में हम लोग दे सकते हैं। वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है जो उन दिनों चल रहा था, उसी के बरहक सब लोग उन गुलाम को इवेल्युएट कर सकते हैं। यही है हमारा अंत में कहना होगा कि चूहे के चमड़ी से नगाड़ा नहीं बनाता है, लेकिन हमने सोचा कि हमारे पास जो भी है वो आपको पेश कर दिया। आप देखिए नगाड़ा बांधते या क्या बांधते हो, यही दो बातें हमको कहना है। आपने इतना टॉलरेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद।